मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था। इसको अंजाम देने वाले आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ गवाहों को डरा धमकाकर उनके बयान बदलवा दिए जाते थे। अब से कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड जैसे ईमेल, कंप्यूटर की फाइलें, इन सबको अब से एविडेंस के तौर पर पुलिस को किसी भी संपत्ति की तलाशी लेते और जब्ती करते टाइम पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग फीड में से कोई भी किसी को पकड़कर मारता है तो इसको या तो ये उस पुलिस वाले को पता है जो अपना सर फुड़वा बैठता है, या फिर साइकिल वाला खुद कार के सामने आ गया हो, या चाहे बाइक वाला खुद ट्रक के नीचे गिरा हो। भले इस कानून की खिलाफत पीली नंबर प्लेट वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर मौत के पहिए पर बैठे रहते हैं। और एंड में क्या होता है, सिर्फ एक क्लिक में हजारों एग्जाम्पल सामने निकल के आ जाएंगे। We are learning that the truck drivers are protesting against the new provision under hit and run. केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक बड़ी खबर आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवर्स देश में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल को लेकर हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है। जो चाहता है इसका तो करना चाहिए। एक था थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने जब वकालत की शुरुआत की तो सबसे पहले उसको एक केस मिलता है अंडा चोरी का, लेकिन भाई साहब अपना पहला ही केस हार बैठे। अब पहले ही केस में उनको अपनी हार हजम नहीं हुई। इसी गम में उन्होंने वकालत से संन्यास ले लिया और राजनीति में कदम रखा। इसके कुछ टाइम बाद ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य बन गए। फिर अचानक से आज से 163 साल पहले सन 1860 में ब्रिटिश सरकार ने उनको मौका दिया भारतीय आईपीसी लिखने का। थॉमस का लिखा ये कानून भारत की जनता की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उसकी प्रायोरिटी थी अंग्रेजों के खजाने और ब्रिटिश ताज की सुरक्षा करना। इस कानून का मोटिव जनता को न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। भारत में आपराधिक कानून को कंट्रोल करने वाले 3 इंपोर्टेंट कानून हैं। एक तो है आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, दूसरा है सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और तीसरा है आईए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। बीजेपी सरकार ने इन तीनों ही कानूनों को ब्रिटिश काल की गुलामी की निशानी बताकर इसको खत्म करने के लिए कहा और इनकी जगह नए भारतीय न्याय संहिता का प्रस्ताव रखा। ये तीनों ही कानून आपराधिक है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस कानून को लाने से पहले 18 स्टेट्स, 6 संघ शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, 142 एमपी, लगभग 270 एमएलए और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए थे। आखिरकार 4 सालों तक चले गहन विचार और विमर्श के बाद इसको तैयार करके पार्लियामेंट में पेश किया गया। कुछ कानून तो नए सिरे से लिखे गए, यानी अब उनके नाम के साथ साथ उनका काम भी बदल गया है। यानी पहले का इंडियन पिनल कोड 1860 यानी आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस होगा, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी आईए था वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए के नाम से जाना जाएगा। इसमें किए गए मेन करेक्शन के बारे में बात करें तो वो है दफा 302, जिसको हम अक्सर फिल्मों में सुनते आ रहे थे, जो कि मर्डर केस में लगती थी और मौत की सजा दी जाती थी। नए कानून में अब ये दफा 101 कहलाएगी। धारा 420 जो अक्सर चिटिंग या धोखाधड़ी केस के अंदर लगती थी, अब से इसको 316 बोला जाएगा। जब भी कहीं दंगा या बवाल होता था तो पुलिस कोई भी भीड़ जमा होने से रोकने के लिए तुरंत धारा 144 का यूज करती थी। अब से बीएनएस 163 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 लगानी पड़ेगी। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कौन कौन से कानून में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं सभी को तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर जो ज्यादा जरूरी है उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आता है बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको हम पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इसके अनुसार कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड जैसे ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर की फाइलें, स्मार्टफोन, लैपटॉप मैसेज, वेबसाइट और लोकेशन डाटा है, इन सबको अब से एविडेंस के तौर पर मान्यता मिलेगी। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट और फैसले का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। इसमें समन और वारंट जारी करना और तामील करना भी शामिल है। इसके अलावा शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, सबूत की रिकॉर्डिंग, मुकदमेबाजी और जो भी अपीलीय कार्रवाई होगी उसका डिजिटलीकरण जरूरी कर दिया है। पुलिस को किसी भी संपत्ति की तलाशी लेते और जब्ती करते टाइम पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी होगा, और रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। मतलब घटना स्थल पर जांच और जब्ती के दौरान अगर वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं की तो कोई भी चार्जशीट वैलिड नहीं मानी जाएगी। मामले के तुरंत निपटारे और सही इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी क्राइम सीन में अब फोरेंसिक टीम का वहां जाना जरूरी कर दिया है। अगर कोई जुर्म ऐसा है जिसमें 7 साल
साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। ऐसे सभी मामलों में फोरेंसिक स्पेशलिस्ट का वहां मौजूद होना जरूरी होगा। इससे किसी भी मामले में सही और तुरंत निपटारा होगा। मतलब फोरेंसिक साइंस को इतनी दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश भारत होगा। अब से आरोपी, पीड़ित या कोई भी स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित हो सकते हैं। इसी को लेकर अब अदालतों का मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। ICJS के माध्यम से फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, पुलिस स्टेशन, गृह विभाग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस, जेल और कोर्ट एक ही सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन होंगे। जब इसका फुल एग्जीक्यूशन देश के हर थाने और अदालतों में हो जाएगा, तब हमारी जुडिशियल प्रोसेस दुनिया की सबसे मॉडर्न जस्टिस प्रोसेस बन जाएगी। दूसरा बदलाव किया गया है CRPC में। इस कानून में अब से E-FIR और 0 FIR का प्रावधान रखा गया है, जिसमें E-FIR का मतलब है कि अब से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज की जा सकती है और 0 FIR का मतलब है कि अब आप राज्य के किसी भी शहर या थाने में जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस किस थाने या शहर का है। मतलब अब से कोई भी FIR पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर लेकिन राज्य के भीतर दर्ज हो सकती है। केस पर जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए पुलिस को अब जिस थाने का केस होगा वहां 0 FIR 15 दिन के अंदर भेजनी होगी। साल 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले के बाद केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते आपराधिक मामलों को रोकने के लिए 0 FIR की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया था। हर जिले और हर पुलिस स्टेशन में किसी की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। अपराध के पीड़ित को 90 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हर केस में चार्जशीट 90 दिन के अंदर दाखिल करनी होगी। कोर्ट चाहे तो इस 90 दिन के टाइम लिमिट को और बढ़ा सकता है, लेकिन 180 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो इसको 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अदालत का फैसला 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यौन हिंसा के मामले में अपसेंट विक्टिम का स्टेटमेंट लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा उसके घर पर ही लेडी पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। इस दौरान विक्टिम के माँ बाप मौजूद रह सकते हैं और बयान की रिकॉर्डिंग करना भी कंपलसरी कर दिया गया है। चोरी और घर में जबरदस्ती घुसने जैसे कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल जरूरी कर दी गई है। जिन मामलों में सजा 3 साल तक है, उसमें मजिस्ट्रेट लिखित में कारण दर्ज करने के बाद एक समरी ट्रायल कर सकता है। दरअसल समरी ट्रायल का मतलब है कि कम गंभीर मामलों की तेजी से सुनवाई करके केस का निपटारा करना। इसमें वो केस शामिल होंगे जिसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। पहले 2 साल तक की सजा में समरी ट्रायल जरूरी था। इससे सेशन कोर्ट के केस की संख्या में 40% तक की कमी आ सकती है। इससे निचली अदालतों के लिए न सिर्फ काम का बोझ कम होगा, बल्कि मामलों के निपटारों में भी तेजी आएगी। सजा को कम करने के लिए भी नए नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में, उम्र कैद को 7 साल में और 7 साल की सजा को 3 साल की सजा में कम किया जा सकता है। अगर किसी ने पहली बार क्राइम किया है तो उसको 1/3 सजा काटने के बाद खुद जमानत मिल जाएगी, लेकिन आजीवन कारावास या मौत की सजा मिले हुए व्यक्ति को ये छूट नहीं मिलेगी। दया का अधिकार उसी का रखा है जिसे अपने किए पर पछतावा हो। अक्सर गवाहों को डरा धमकाकर उनके बयान बदलवा दिए जाते थे। अब से ऐसा नहीं होगा। दरअसल अब से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवाह सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। सुरक्षा पर फैसला SP लेवल का ऑफिसर लेगा, जिसके लिए राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि सजा 10 साल या उससे ज्यादा है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड शामिल है, उन दोषियों को घोषित अपराधी डिक्लेयर किया जाएगा। इसी के साथ भारत के बाहर उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की और जब्ती के लिए नया प्रावधान बनाया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्राइम की इनकम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाएगा। इसी के साथ अब से घोषित अपराधियों पर उनकी एब्सेंस में मुकदमा चलाया जाएगा और जो भी सजा होगी वो सुनाई जाएगी। इससे पहले कोई भी क्रिमिनल जब तक पकड़ में नहीं आता था, तब तक उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती थी। जैसे दाऊद इब्राहिम और गोल्डी बराड़ जैसे क्रिमिनल है, इन पर कोर्ट अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। हमने देखा है कि पुलिस स्टेशन में जब्त की हुई दुनिया भर की गाड़ियां और सामान पड़ा हुआ दिखता है, वो अब नहीं दिखेगा, क्योंकि अब 30 दिन के अंदर उन सबकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट को करवा कर उनको बेच दिया जाएगा और पैसे कोर्ट में जमा होंगे। अब आता है IPC। इसमें एक धारा आती है 124 से, जिसमें आता था सेडिशन यानी राजद्रोह। अंग्रेजों के समय से यह धारा राजद्रोह की थी, पर आमतौर पर इसको देशद्रोह कहते थे। इस कानून को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जिसका मतलब है कि अब सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना या असंतोष पर कोई भी दंडात्मक प्रावधान नहीं रहेगा। लेकिन यदि राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि की तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होगी। CRPC में आतंकवाद को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जिस वजह से आतंकवादी बच के निकल जाते थे। देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के मामले में IPC की एक धारा थी 121। अगर आपको याद हो तो 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था। इसको अंजाम देने वाले आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ यही धारा लगाई गई थी, पर अब बचकर निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। देशद्रोह के नाम पर जो भी नया कानून बन रहा है, इसमें सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने और देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने जैसे अपराध को भी जोड़ा गया है। ये नया कानून अब सेक्शन 150 होगा। संगठित अपराध यानी 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर अगर कोई क्राइम करते हैं, जैसे कोई गैंग या जुए के रैकेट जैसी चीजों में शामिल होगा, उसको संगठित अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए कई नई धाराएं जोड़ी गई है। मॉब लिंचिंग केस में अब 7 साल से उम्र कैद तक
की सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी अब भीड़ में से कोई भी किसी को पकड़कर मारता है तो इसको अलग कानून में रखा गया है। अभी तक इस तरह के मामलों में धारा 302 को यूज किया जाता था। झूठी पहचान बताकर शादी करने, नौकरी या प्रमोशन आदि के झूठे वादे करके अगर कोई यौन संबंध बनाता है तो वो अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शादी या नौकरी का झांसा देकर रेप करने पर अलग से सजा का प्रावधान रखा गया है। चेन स्नैचिंग के मामले में किसी को गंभीर चोट लगती है या फिर कोई स्थायी विकलांगता आती है तो ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी। इसके अलावा अब से बच्चों को किसी भी अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। नए कानून में बच्चे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा को प्रायोरिटी दी गई है। अब से गैंग रेप के लिए 20 साल की कैद या फिर आजीवन कारावास मिलेगा। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल या मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा को नए कानून में शामिल किया गया है। यानी कोई भी चोरी जैसे छोटे मोटे मामले में पकड़ा जाता है तो उसको बड़ी सजा देने के बजाय कहा जाएगा कि भाई जाओ और समाज के लिए कोई अच्छा काम करो, और उसको काम बता दिया जाएगा, जैसे किसी ट्रैफिक लाइट पर ट्रैफिक को मैनेज करने का या फिर पेड़ लगाने जैसी सजा। ये पहली बार शामिल किया गया है। अब आते हैं उस कानून पर जिस वजह से कुछ दिन पहले पूरे भारत में बवाल मचा हुआ था, और वो है हिट एंड रन। हिट एंड रन का मतलब है कि तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाने के दौरान किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर भाग जाना। अब तक तो इसमें जो एक्ट लगते थे वो थे एक्ट 279 जो लापरवाही से गाड़ी चलाने पर लगता था, दूसरा था एक्ट 304A जो लापरवाही से जान लेने पर लगता था, और तीसरा था एक्ट 338 जो कि किसी की जान जोखिम में डालने पर लगता था। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान था, पर अब नए कानून में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। पर यदि वो अपराधी अगर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसकी सजा में छूट मिल सकती है। पर यहाँ बात निकल के आती है कि आखिर में इस कानून को रखा क्यों गया है। दरअसल इस कानून को लाने की 2 वजह थी। एक तो था रोड एक्सीडेंट में मृत्यु दर में कमी लाना। होता क्या था कि जो एक्सीडेंट होना था वो तो हो चुका होता था, चाहे गलती किसी की भी हो, पर घटना के दौरान घायल व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक तो ये कि या तो घटना के समय कोई आसपास में होता नहीं था, और अगर घटना कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में होती थी तो 99% लोग या तो आकर के तमाशा देखना चालू कर देते या फिर अपना मोबाइल लेकर के वीडियो शूट करना चालू कर देते। बाकी के बच्चे लोग उसकी सार संभाल तो कर लेते, पर उसको हॉस्पिटल लेकर कोई नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी काम से जाने के लिए घर से निकलता था। किसी के पास में इतनी फुर्सत या साधन नहीं होता था कि वो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दे। अगर बाई चांस किसी के पास होता तो वो खून से अपनी सीट खराब नहीं करना चाहता था। इस हालत में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, सरकारी एम्बुलेंस। पर सरकारी एम्बुलेंस या तो एड लेके खड़ी होती थी या फिर कहीं जाम में खड़ी रह जाती थी। अब अगर इन सबसे बच के निकल भी जाती तो घटना वाली जगह जाकर और वापस आने में उसको घंटों लग जाते थे, क्योंकि ज्यादातर बड़े और सरकारी हॉस्पिटल सिटी के अंदर होते हैं। अब जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचते तो पता चलता है कि घायल व्यक्ति मर चुका है। दूसरा कारण था कि जब घायल व्यक्ति की मौत हो जाती तो उस कंडीशन में उसके घर वालों को बीमा क्लेम करने के लिए कोर्ट प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ता था। अब ये कोर्ट प्रोसीजर कितना सिरदर्दी भरा होता है ये वही जानता है जो इसके बीच में से होके निकला है। ये सिरदर्दी और भी बढ़ जाती जब एक्सीडेंट का अपराधी पकड़ में नहीं आता था, क्योंकि कोर्ट भी तब तक फैसले को रोक के रखता था जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आता था। तो सरकार ने सोचा कि सरकारी स्ट्रक्चर सुधारने में तो कई साल और हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसा करते कि कानून बना देते कि भाई तूने एक्सीडेंट किया है, तू ही पुलिस को फोन कर और तू ही हॉस्पिटल लेके जा। अगर फिर भी वो मर गया तो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा काट के वापस आ जा। पर अब एक बड़े एसी हॉल के अंदर बैठकर कानून बनाने वाले उनको नहीं पता था एक्सीडेंट के बाद का माहौल, भीड़ क्या होती है और वो क्या कर सकती है। ये उसी को पता होता है जो इनके सामने आता है। या तो ये उस पुलिस वाले को पता है जो अपना सर फुड़वा बैठता है, या फिर ये उस जवान को पता है जो इसमें फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। ये तो सिर्फ तब है जब सामने वाली भीड़ सिर्फ अपना प्रोटेस्ट कर रही है। आप उस वक्त की कल्पना करो जब अभी अभी भीड़ के सामने एक्सीडेंट हुआ है और खून बहा है, या फिर उसके सामने कोई मर गया है और सामने टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक अकेला इंसान है। और एंड में क्या होता है, सिर्फ एक क्लिक में हजारों एग्जाम्पल सामने निकल के आ जाएंगे। आज के टाइम हर आदमी अपने साधन का ड्राइवर है। भीड़ का टारगेट कोई भी हो सकता है, आप हो, मैं हूं, चाहे मजिस्ट्रेट साहब खुद क्यों ना हो। जरूरी नहीं टक्कर सिर्फ ट्रक और बाइक में हो, कार और बाइक में हो सकती है, बाइक और साइकिल में हो सकती है, या फिर साइकिल और पैदल चलते आदमी के बीच में भी हो सकती है। वो ड्राइवर कोई भी हो सकता है, गलती किसी की भी हो, भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीड़ का ना कोई नाम ना कोई धर्म होता है। उस भीड़ के अंदर हर आदमी अपना घर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। अब अगर इस भीड़ से बच के कोई भागने की सोचता है तो उसमें गलत क्या है। ऊपर से 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल, मतलब एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी कमाकर 7 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी कर देता है। अब अगर इस दौरान गलती से उसके साथ में ये हादसा हो जाता है तो पूरे पैसे सरकार के और अगले 10 साल के लिए जेल जाकर बैठ गया वो अलग। अगर कानून बदलना ही था तो और भी ऐसे कानून है जो रोड पर गाड़ी चलाने वालों के लिए सिरदर्दी बने हुए हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है गलती बड़ी गाड़ी वाले पर डाल दी जाती है, चाहे साइकिल वाला खुद कार के सामने आ गया हो या चाहे बाइक वाला खुद ट्रक के नीचे गिरा हो। कई बार तो इस तरह की लापरवाही
लापरवाही में गाड़ी वाला उनको बचाने के चक्कर में कईयों की जान ले लेता है और इस बिना किए जुर्म की सजा भुगतता है वो अलग। आजकल हर गली चौराहे दुकान और आदमी की जेब में एक सीसीटीवी मिलता है। साबित करने के लिए काफी होता है वो भला आदमी सजा क्यों भुगते जो गलती उसने की नहीं है। अगर कानून सही है तो जनता सर आंखों पर रखेगी जैसे कि बाकी कानून को रखा है। भले इस कानून की खिलाफत पीली नंबर प्लेट वाले ही कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादातर मौत के पहिए पर बैठे रहते हैं, पर हकीकत में इसका शिकार हर क्लास का आदमी होगा क्योंकि ये कानून सभी कार, स्कूटर, ऑटो, टेम्पो या टैक्सी पर लागू होगा। आखिर में भुगतना सभी को है। कानून बनाने वालों को सिर्फ इतना देखना है कि कोई भी इंसान कभी एक्सीडेंट नहीं करना चाहेगा। एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा, कोई आदमी अपनी गाड़ी पर जरा सी खरोंच भी नहीं लाना चाहता। मानते बहुत से लोग लापरवाह हैं, पर उनकी सजा ऑलरेडी कानून के अंदर है। एक अलग से जानलेवा कानून बनाने की जरूरत नहीं है। सजा देने का मोटिव सिर्फ विक्टिम को न्याय और समाज में उदाहरण देना होना चाहिए।